हेलो एंड वेलकम। आज हम दशानाथ के ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। हम एक बार जब चार्ट देख लेते हैं, उसके प्रोमिसेस को समझते हैं, चार्ट की क्वालिटी कैसी है, कौन से योगास बने हैं, शादी होने का टाइम क्या है, शादी कैसी रहेगी, कब प्रॉब्लम आ सकती है। एक बार चार्ट को समझकर फिर हम दशा पर चलते हैं। जो हमने चार्ट के बेस को समझा है, उसकी एग्जीक्यूशन कब और कैसे होगी, वो हमें दशा बताती है। फिर आता है केटरिंग का काम, वो है ट्रांजिट। ट्रांजिट उस प्रॉमिस को, उसकी एग्जीक्यूशन एग्जैक्टली कब होने वाली है, उसको केटर करती है। जब दशा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली दशानाथ का ट्रांजिट भी इंपॉर्टेंट है। बड़ी दशाएं जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, मरकरी 16, 17, 18 साल एक जैसे तो बिल्कुल नहीं रहने वाले। जैसे मैं समझती हूँ कि शनि मेरे योग कारक प्लैनेट है, तो वो जो टाइम फ्रेम है मेरे लिए बहुत अच्छा जाना चाहिए। वो वेल प्लेस्ड है, मेरे कारक प्लैनेट है, पर ऐसा तो नहीं होता है। इतने साल मेरे लिए अच्छे तो नहीं होंगे। किसी एंगल से, किसी हाउस से बुरे होंगे, किसी से अच्छे होंगे, या एक्सपेक्टेशंस अच्छी होते हुए भी जो रिजल्ट गिविंग एबिलिटी है वो कम हो सकती है। जिसके लिए मुझे ट्रांजिट ऑफ दशानाथ देखना है। अगर मेरा प्लैनेट, जिससे मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठी हूँ, वो गोचर में वीक होता है, तो मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। दशानाथ जिस भी हाउस को या प्लैनेट को टच करता है, उसके भी रिजल्ट्स देता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसका टाइम पीरियड चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस रूल को हम समझते हैं और कुछ प्रैक्टिकल केसेस पर लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिट ऑफ दशानाथ जो इवेंट्स हैं लाइफ के, उसको एक्सप्लेन करता है, या बेसिकली वो ये बताता है हमारा लाइफ फोकस इस टाइम पर कहाँ है। कोई भी दशा है वो हमारे लाइफ की बुक में एक चैप्टर की तरह होती है, जहां हमारी एक्सपेक्टेशंस तो अच्छी होती हैं, पर अच्छे के साथ साथ बुरा समय भी आता है, और मोस्टली एक ग्रे सा टाइम निकलता है। तो एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे, उसके लिए दशानाथ का ट्रांजिट हमें देखना है। दशानाथ पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा या नेगेटिव देगा, वो किस पर डिपेंड करता है, वो हम स्टैटिक प्रोमिसेस देख रहे हैं। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, डिग्निटी क्या है, लॉर्डशिप कहाँ की है, कैसे प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड है, कौन से भाव में एसोसिएटेड है, प्लेसमेंट उसकी D1 में या वर्गा चार्ट्स में कैसी है, कौन से योगा में इन्वॉल्व है। ये हमारा स्टैटिक प्रोमिसेस है जो हम दशानाथ का D1 में देखेंगे या डिविजनल चार्ट्स में भी देखेंगे। उसके बाद हम जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट्स को, उसमें दशानाथ का ट्रांजिट जब फेवरेबल चल रहा होगा, मेरा दशानाथ गोचर में डिग्निफाइड है, वेल प्लेस्ड है, अनअफ्लिक्टेड है, मेरी कुंडली के अच्छे भावों से गुजर रहा है, तो मुझे उम्मीद होगी कि मुझे बेनिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे। इससे उल्टा दशानाथ मेरे लगन से बुरे भावों में है, शत्रु राशि का है, अफ्लिक्टेड है, या किसी बैड योगा में ट्रांजिट में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस दशानाथ से मुझे अच्छे रिजल्ट्स ना ही मिलेंगे, ना एक्सपेक्ट करने चाहिए। अब दशानाथ जिस भी हाउस को या हाउस लॉर्ड को मिलता है, उनके रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये मैंने नेटल प्लैनेट्स की बात की। जैसे मान लीजिए मेरी बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति मेरे लगन से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर मरकरी भी है, तो वो मरकरी के नेचुरल सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप को एक्टिवेट करेंगे। मेरा दशानाथ ट्रांजिट में भी जिन प्लैनेट्स को मिलते हैं, उनके नेचुरल सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप को भी एक्टिवेट करते हैं, पर ट्रांजिट से ज्यादा नेटल प्लैनेट्स को मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दशानाथ ट्रांजिट में अगर किसी प्लैनेट को मिल रहा है और उसका संबंध उस प्लैनेट से नेटल चार्ट में भी है, अब बात ज्यादा बनेगी। दशानाथ ने जब दूसरे हाउस या हाउस लॉर्ड्स को एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद वो बोल रहा है मुझे भी अपना काम करना है। वो अपना काम कैसे कर सकता है? जब वो ट्रांजिट में लगन से या नेटल लग्नेश से मिलता है। दूसरा तरीका हो सकता है ट्रांजिट में ही लग्नेश और दशानाथ का संबंध हो जाए, दशानाथ फिर अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप का काम कर पाता है। स्लो मूविंग प्लैनेट्स जैसे कि जुपिटर, राहु, केतु, सैटर्न,
इनका ट्रांजिट हम अदरवाइज भी देखते हैं, वो हमारे दशानाथ हैं या नहीं है। पर इनमें से कोई अगर हमारा दशानाथ या अंतर्दशानाथ बन जाए, अब इनका ट्रांजिट हमारे लिए डीपली इम्पैक्टफुल हो जाएगा। देखने वाली बात ये है, मेरा दशानाथ जिस भी प्लैनेट को ट्रांजिट में, नेटल प्लैनेट को ट्रांजिट में टच कर रहा है, वो कैसा और कौन सा प्लैनेट है, उसकी लॉर्डशिप क्या है, और वो कहाँ प्लेस्ड है। जैसे वो प्लैनेट किसी बुरे योगा में इन्वॉल्व है तो मैं अब नेगेटिव रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करूंगी। धन योग में इन्वॉल्व है तो मुझे पैसे आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सो ऑलवेज सी कि जो दशानाथ है सिर्फ एक्टिवेशन करके दे रहे हैं, एक्टिवेशन किस तरह की हो रही है वो हमें नेटल चार्ट ही बताता है। ये तो हमने बात की जब हम ट्रांजिट लगन से देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ट्रांजिट लगन से तो बहुत अच्छा है, पर मून से उस स्लो मूविंग प्लैनेट का या दशानाथ का ट्रांजिट अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है एक्सटर्नल इवेंट्स फेवरेबल हों, बट इंटरनली एक अनरेस्ट है, या उस टारगेट को अचीव करते हुए बहुत सारी मुश्किलें आई। ट्रांजिट के केस में अष्टक वर्गा को कभी नहीं भूलना है। कोई भी प्लैनेट किसी राशि से ट्रांजिट कर रहा है, हमेशा अष्टक वर्गा पे नजर डालनी है कि इस भाव को या प्लैनेट्स को कितने बिंदु मिले हैं। जैसे कि अभी जुपिटर टॉरस में ट्रांजिट किए हैं, तो जुपिटर के ट्राइन में जो भी राशियां हैं, जुपिटर सीधा सीधा 5-9 को एस्पेक्ट तो करते हैं, पर किसी भी प्लैनेट के ट्राइन में जो भी प्लैनेट आता है वो उससे भी एसोसिएशन बनाता है ट्रांजिट में। तो वर्गो में और कैप्रिकॉन में बैठने वाले प्लैनेट से भी जुपिटर की एसोसिएशन है। एक एग्जाम्पल चार्ट से दशानाथ के ट्रांजिट को समझते हैं। इनका टाइम पीरियड जुपिटर में वीनस का चल रहा है। अब वीनस मेरे लगन के लिए कौन है, वो मेरे धनेश और लाभेश है। तो जुपिटर इज कंप्लीटली टॉकिंग अबाउट माई मनी मैटर्स। वो थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस जुपिटर के लिए मर्ण कारक है, पर वहां पर वो मित्र राशि के हैं, अनएफ्लिक्टेड हैं। तो मैं जुपिटर से एक्सपेक्टेशन करूंगी कि वो फैमिली का, गेन्स का, नेटवर्क सर्कल का, ब्रदर का और डिजायर्स की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे कामा त्रिकोण एक्टिवेट किया है। अब मुझे देखना क्या है, मैंने देखा जुपिटर टॉरस में आए हैं, तो उन्होंने अपने ट्राइन के प्लैनेट से भी एसोसिएशन बनाया, जो कि है मून और केतु। मैंने बोला था वो दशानाथ है, इसका मतलब है वो जिसको भी टच कर रहे हैं उसके नेचुरल सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप को एक्टिवेट कर रहे हैं। मून यहाँ पर 6th लॉर्ड है, वो 8th हाउस में राहु केतु एक्सिस में है। मून कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस को रूल करते हैं। जैसे ही जुपिटर टॉरस में एंटर किए, इनको चेस्ट पेन का इश्यू स्टार्ट हो गया है। चेस्ट में एक बर्निंग सेंसेशन फील होता है। डॉक्टर्स का कहना है इनको लंग्स में भी इशू आ सकता है, जो प्रॉब्लम नजर में आ रही है। मैं 4th हाउस के स्टैटिक प्रोमिसेस की भी बात करूं तो मेरा 4th लॉर्ड और एक जलीय ग्रह है, छठे भाव में दो अग्नि तत्व ग्रहों के साथ है। उनमें से एक सन उनको मित्र भी नहीं मानते हैं और लगन के लिए भी अच्छे प्लैनेट नहीं है। एक मेरा स्टैटिक प्रॉमिस भी अच्छा नहीं है, और गोचर में मेरे दशानाथ ने जब मून को एक्टिवेट किया तो अफ्लिक्टेड 6th लॉर्ड को, जो 8th में अफ्लिक्टेड है, उसे एक्टिवेट किया। और काल पुरुष की कुंडली में भी मून 4th हाउस को रूल करते हैं। अब जुपिटर की एसोसिएशन लगन लॉर्ड से भी हो रही है, तो टॉरस में जुपिटर आते ही इन्हें रिजल्ट्स देने लग गया। जुपिटर का संबंध सैटर्न से भी हो रहा है, जो लगन लॉर्ड है। मैंने ये बोला था कि दशानाथ को अगर लगन या लगन लॉर्ड की एसोसिएशन मिल जाए, या ट्रांजिट में लगन लॉर्ड को का साथ उसे मिल जाए, तो वो अपना काम कर पाता है। टॉरस में आते ही इनको लगता है कि मुझे भाई के साथ काम नहीं करना है, मुझे खुद से कुछ करना है, अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए अपना सेटअप लगा रहे हैं। नाउ मनी मेकिंग हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। दूसरी बात, मून 6th लॉर्ड होके 8th हाउस में है। 8th इनहेरिटेंस का हाउस है। प्रॉपर्टी कौन सी किसके पास जाएगी, बंटवारा कैसे होगा, ये मैटर ऑफ कंसर्न तो हमेशा से था। पर जब जुपिटर ने मून को टच किया, और मून मदरहुड का या मदर का सिग्निफिकेटर है और वो अफ्लिक्टेड है, आजकल मदर बहुत परेशान है, क्योंकि दोनों भाई बिजनेस को अलग करना चाहते हैं। तो डिस्प्यूट चल रहा है इनहेरिटेंस को और प्रॉपर्टी को लेके। अगेन अगर आप कुंडली के स्टैटिक प्रॉमिस को भी देखते हैं,
तो फोर्थ लॉर्ड सिक्स्थ में सेवंथ लॉर्ड से अफ्लिक्टेड है, और वो डिस्प्यूट का मेन रीजन इनकी वाइफ ही है, जो इनको पुश करती हैं या मोटिवेट करती हैं कि तुम्हें खुद से कुछ काम करना चाहिए और हमें अलग से रहना चाहिए। जिसमें टेंथ लॉर्ड मार्स और थर्ड लॉर्ड मंगल भी हैं, जो भाई के कारक भी हैं। अगर मैं अंतरदशा नाथ वीनस का गोचर भी देखूं, तो वो थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब है भाई के रिलेटेड मैटर्स इनके लिए बहुत रेलेवेंट हो जाएंगे। ये चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर बात करते हैं। इनका राहु मेन पीरियड एंड वीनस सब पीरियड चल रहा है। वीनस जो कि लगन लॉर्ड लगन में ही तुला राशि में है, चंद्रमा से दृष्ट है और राहु से। राहु पंचम भाव में बैठ के लगन को इम्पेक्ट कर रहा है, तो इनकी जो थिंकिंग प्रोसेस होगा वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा अनकन्वेंशनल होगा, और उनको राशि भी वैसी ही मिली है। अब जब राहु का टाइम पीरियड आया है, तो मुझे राहु के गोचर को देखना है। राहु इस टाइम में पाइसेस से जा रहे हैं, जो कि मेरे सेवंथ लॉर्ड को मिल रहे हैं, जो छठे में बैठा है। सेवंथ लॉर्ड का सिक्स्थ में आना हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, और राहु जब उन्हें एक्टिवेट करेंगे तो वो कोई बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी नहीं है। इस टाइम पर गोचर में भी मेरा सेवंथ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस से ही ट्रांजिट कर रहे हैं, जिसमें कि मेरे ट्वेल्थ लॉर्ड मरकरी भी इन्वॉल्व हैं अभी। स्टैटिक प्रोमिसेस में भी मून का सप्तम में आना, जो कि इस लग्नेश का मित्र नहीं है। मून वैसे भी बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं है सेवंथ हाउस में। सेवंथ लॉर्ड का सिक्स्थ में होना, अच्छे कॉम्बिनेशंस का ना होना, और ट्रांजिट में भी सिक्स्थ हाउस की एक्टिवेशन डाइवोर्स को दिखा रही है। अगर मैं अंतरदशा नाथ वीनस देखूं, तो वो सप्तम भाव से जा रहे हैं, तो इस टाइम पर सेवंथ हाउस के इवेंट्स, जो कि बहुत अच्छे प्रॉमिस नहीं है चार्ट में, वो एक्टिवेट हो गए हैं। आई होप नेक्स्ट टाइम आप किसी भी दशा को देखते हुए ट्रांजिट की केटरिंग सर्विसेज कैसे जा रही हैं, दशानाथ कहाँ से जा रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, आप जरूर देखेंगे। देखने वाली बात ये है, जो हमारी दशा चल रही है वो हमारी कुंडली का कारक प्लैनेट है या अकारक प्लैनेट है। कारक प्लैनेट है, स्पेशली अगर कारक प्लैनेट है तो उसका वेल प्लेस्ड होना, कुंडली के अच्छे योगों को टच करना, और ट्रांजिट में भी अच्छे भावों या अच्छे योगों में होना इवेंट की गुड प्रोबेबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है। और इसके रिवर्स, जितने फैक्टर्स मुझे कम मिलते जाएंगे, उतने इवेंट्स की क्वालिटी हल्की या नेगेटिव हो जाएगी। आई होप ये छोटा सा बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिट आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।